आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम लोग जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य है। साथियों, आप जानते हैं कि आत्मकथ्य या आत्मकथा लिखना वैसे तो बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन अपने बारे में लिखने से हम अपने बारे में तो जानते ही हैं, दुनिया के बारे में भी जानते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम आत्मकथा लेखन की विशेषताओं को भी जानेंगे, कविता की विशेषताओं को भी जानेंगे, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भाषा की बारीकियां क्या होती हैं, कविता में प्रयोग होते ही उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए साथियों, अब हम आते हैं कि इस कविता पर, जो ये कविता है जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। चलिए मैं थोड़ी सी पहले कविता हम पढ़ लेते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब एक बिंब, एक चित्र आपके सामने आएगा। जैसे एक कोई छोटा बच्चा आपके सामने, मान लीजिए आप उसको अपने पास बुलाते हैं, तो कोई छोटा बच्चा आपके पास आता हुआ और मुस्कुराकर भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा शरारती बच्चे जो होते हैं, वो शरारती बच्चे करते क्या हैं कि वो आपने अपने बाहें फैलाई उसको बुलाने के लिए, आलिंगन में लेने के लिए, लेकिन वो आपकी बाहों में नहीं आता है और वो भाग जाता है। लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से एक ये चित्र लिया है जिसको हम लोग बिंब कहते हैं। जब मैं बार बार बिंब कह रही हूँ तो इसी को हम लोग बिंब कहते हैं, इमेजेस हैं। तो इन चित्रों को उसने क्या किया, ये तो एक सहज चित्र है। इस चित्र को वो कह रहा है कि ऐसे ही उसके जीवन में, जैसे ये बच्चा कोई आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग जाए, बिल्कुल उसी तरह से उसके जीवन में वो खुशी, वो स्मृति आते आते चली गई। थोड़ी देर के लिए कोई स्मृतियाँ उसकी खुशियों की वाली हैं, कोई अच्छी स्मृतियाँ हैं, वो अच्छी स्मृतियाँ थोड़ी देर के लिए आते आते चली गईं। साथियों, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि बिल्कुल इसी तरह की एक कविता, वर्ड्सवर्थ की आपने कविता पढ़ी होगी, डैफोडिल। डैफोडिल में भी वो यही कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो ये खुशियाँ आई और वो चली गईं, आगे वो कहते हैं कि यही लेकिन उसके लिए सहारा बन जाते हैं। द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड की बात वहाँ करते हैं कि यही उसे जीने का सहारा देती हैं, यही उसके जीने का सहारा बन जाती हैं। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने भी वही बात कही है। आगे कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थकी पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब आपने एक कथरी नाम का देखा होगा, एक विस्तर जैसा होता है, आजकल एम्पोरियम में खूब मिलता है, गुजरात में खूब बनता है, वैसे बिहार यूपी में भी गरीब लोग इसको बहुत प्रयोग करते हैं, बिस्तर के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप इसकी विशेषता जान लीजिए। इसकी विशेषता ये होती है कि जितने घर के पुराने कपड़े होते हैं, उन पुराने कपड़ों को निचली तहों में लगाया जाता है, और निचली तहों के बाद जब ऊपर की तह जो लगाई जाती है वो सबसे सुंदर कपड़ा लगाया जाता है। ऊपर से वो काफ़ी खूबसूरत कपड़ा होता है, और लेकिन अंदर की तहों में बिल्कुल फटे चिटे कपड़े रहते हैं। अगर उसको खोला जाए तो सिर्फ फटे चिटे कपड़े मिलेंगे, उसमें कुछ भी निकल कर के नहीं आएगा। और इन पंक्तियों पर जरा आप ध्यान दें। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कह रहा है कि उसका जीवन भी कैसा है, उसी कथरी की तरह है। जैसे कथरी होती है, कंथा होता है, जिसको हम लेवा, कथरी, कंथा तीन नाम दे रहे हैं। तो जैसे वो होता है, ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, ऊपर से बहुत खूबसूरत है, ऊपर से कोई समझ भी नहीं पाएगा कि उसके अभाव क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। लेकिन अगर भीतर झांकने की कोशिश करो, धीरे धीरे उसको कुरेदने की कोशिश करो, तो पाओगे ये कि उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ निरर्थक सा दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे का अगर हम देखेंगे, बहुत सुंदर इन्होंने आगे का भी लिखा है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहाँ कहते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि हम दूसरों की सुने और अब खुद अपनी चुप रहें, क्योंकि हमें अपने बारे में बताने से अच्छा है कि दूसरों के बारे में सुन लिया जाए, दूसरों के बारे में सुनना बेहतर होगा। मैंने आपको बताया था कि ख़ास तौर से जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन में जो इन्होंने फिलॉसफी, जो दर्शन यहाँ दिया है, वह दर्शन उनके गद्य में भी दिखाई पड़ता है। उन्होंने एक जगह पर लिखा भी है, सुख के क्षण भर की खुमारी में दुख के बाकी दिन काटे जा सकते हैं।
जो इन्होंने ऊपर वाली पंक्तियों में कहा है कि जैसे कोई यात्री जाता है रास्ते में तो थोड़ा सा पाथेय बांध लेता है, पाथेय मतलब खाने, रास्ता का खाना, तो थोड़ा सा पाथेय बांध लेता है और पूरा का पूरा रास्ता उसका कट जाता है। जब कभी भूख लगी तो बीच में कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके वो खा लेता है और आगे की रास्ते पे चल पड़ता है। आगे की पंक्तियां जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उनमें भी एक खास विशेषता आप देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा, अभी सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब इन पंक्तियों को जैसे ही मैं पढ़ती हूँ मुझे याद आते हैं मीर तकी मीर, जो लगभग 100 साल पहले, उससे 100 साल पहले जन्म लिया था उन्होंने। और उस समय एक उनकी बड़ी मशहूर उनका शेर है, आपको याद रहना आना चाहिए और बहुत चर्चित है इसलिए सभी लोग जानते हैं। मीर तकी मीर उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि मीर के सिरहाने धीरे से बोलो, बहुत आहिस्ता बोलो, क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल से रोते रोते बहुत मुश्किल से अभी अभी सोया है, अभी अभी उसकी नींद लगी है उसको, इसलिए इतनी तेज़ न बोलो कि वह जाग जाए। बिल्कुल उसी तरह का बिंब यहाँ लिया है जयशंकर प्रसाद जी ने। ये इसको हम लोग कहते हैं आपसदारी, एक दूसरे से कैसे भावनाएं मिलती हैं और एक दूसरे से हम कैसे लेते हैं और देते हैं एक दूसरे को। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी कहानी को जान करके, छोटी मोटी एक भोली सी सीधी सादी जो आत्मकथा है उसके बारे में जानकर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया है, बड़ी मुश्किल से मेरी इस व्यथा को, इस दुख को मैंने समझाया है और अब थक कर इसने स्वीकार कर लिया है अपने जीवन की इन कमियों को, इन अभावों को उसने स्वीकार कर लिया है और अब उसके साथ जीना इसे आ गया है। अब वह बड़ी मुश्किल से सोई है जैसे कोई बच्चा सोता है। बच्चे का रूपक लिया है यहाँ कवि ने, कहा कि ये मेरी व्यथा, मेरा दुख इस बच्चे की तरह है, वो बड़ी मुश्किल से सोई है और उसे अगर तुमने फिर छेड़ दिया, फिर से मैं उसे याद करना शुरू कर दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा संभल पाना। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। बिल्कुल उसी तरह से मीर तकी मीर ने भी अपनी बात कही थी, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। पूरी कविता में कई प्रतीक आए हैं, जैसे मधुप का प्रतीक आया है, कंथा का प्रतीक आया है, आप खुद जान रहे हैं, रास्ते का प्रतीक आया है। तो कई प्रतीक आए हैं, कई बिंब आए हैं। आप देख लीजिए पत्तों का गिरना, ये क्या है, एक इमेजेस खड़ा होता है। बिंब क्या होता है, चित्र खड़ा करता है, पूरी आंखों के सामने जैसे कोई चित्र चलता हुआ दिखाई पड़े। तो एक पूरा का पूरा बिंबात्मकता इसकी विशेषता है, चित्रात्मकता इसकी विशेषता है, जो छायावाद के हर कवि में दिखाई पड़ेगी। छायावाद की हर कविता में प्रकृति चित्रण आपको बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई पड़ेगा और बिंबात्मकता, चित्रात्मकता, कल्पनाशीलता उनकी विशेषता है। तो इस बिंबात्मकता, इस चित्रात्मकता, इस कल्पनाशीलता को आप अपनी रचनाओं में भी प्रयोग करके देखिए। ये आपको निश्चित रूप से आपकी भाषा को समृद्ध करेगा, आपकी भाषा की विशेषताओं को आगे ले जाएगा। चलिए कुछ भाषा के बारे में जान लेते हैं, भाषा की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। आप इसके साथ कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं इसको भी जान लेते हैं। पहली बात तो आप पहले इस कविता को अगर पढ़ें और इस कविता को पढ़ने के बाद यह भी कहीं ना कहीं मन में ख्याल आएगा कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आप खुद अपने सोचिए कि आखिर क्या वजह होगी कि कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। ये बात समझने के लिए कविता को तो पढ़िए ही, आप अपने जीवन में भी झांक कर देखिए। आप सोचिए कि अगर आपको अपनी कथा लिखने को कहा जाए, अपने बारे में लिखने को कहा जाए, तो कौन सी बातें आप लिखना चाहेंगे और कौन सी बातें नहीं लिखना चाहेंगे। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप लिखना चाहें। तो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपके मन में हिचकिचाहट होगी। कई बार हम छुपाते हैं अपने अभावों को। तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी छुपाने की कोशिश की, सबके सामने लाने की कोशिश नहीं चाहते थे कि वो सबके सामने एक व्यक्तिगत सच, सबके सामने सामाजिक सत्य बने। तो व्यक्तिगत सत्य को व्यक्तिगत सत्य ही रहने दिया जाए, सामाजिक सत्य तक नहीं ले जाना चाहते थे। ये उनका कारण था, वो नहीं ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सामान्य ढंग से जैसे जितना उनके जीवन को जानते हैं उतना ही जाने।
साथियों, मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हमेशा दबी ढकी ही अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा सच कहा जाए। आप कहानियाँ पढ़ते हैं, आपको पता है कि जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो उन कहानियों का एक आधार होता है। कोई भी कथाकार कहानियों को कैसे जन्म देता है, कुछ न कुछ उसका एक कथानक होता है, कोई एक दृश्य कहीं न कहीं कथाकार के मन में रह जाता है और उस दृश्य को वह विकसित करता है, उस दृश्य को वह बढ़ाता है आगे। और जो बढ़ाता है तो क्या करता है, उसमें क्या क्या डालता है, उसमें कल्पनाएं आती हैं, उसका अपना अनुभव आता है, किसी दूसरे का अनुभव भी आता है। इन सब को जोड़ करके वो कहानी को विस्तार देता है। बिल्कुल इसी तरह से आत्मकथाओं को भी किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा वो वही सच आ जाए। इसीलिए जब भी कोई आत्मकथा लिखे तो सच्चाई और ईमानदारी का, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो ज़रूरी है। और जयशंकर प्रसाद जी को यही शंका है कि जैसे ही वो सच्चाई और ईमानदारी से अपनी आत्मकथा लिखेंगे, वह लोगों तक अच्छे ढंग से नहीं पहुंचेगा। लोग उसमें चटखारे लेकर कुछ न कुछ जोड़ करके बताएंगे। ये उन्हें शंका थी, उनको डर था। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? आप हमेशा पदवाक्यों पर ध्यान दीजिए साथियों। जब पदवाक्य का प्रयोग होता है, आप पद परिचय पढ़ते हैं व्याकरण में, आप जानते हैं कि जब 3-4 शब्दों को जोड़ करके कोई पदवाक्य बनाया जाता है तो वो क्यों आता है। उन पदवाक्यों की जगह अगर कोई दूसरा पदवाक्य रख दिया जाए तो अर्थ कैसे बदल जाएगा कविता का। आप भी यह खेल करके देखिएगा। अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं मतलब अगर आप इन पदवाक्यों का अक्सर प्रयोग क्या करते हैं, संदर्भ में अगर ना करें तो अक्सर इनका प्रयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ समय नहीं है, मुझे अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं नहीं खेल सकती, अभी मैं पढ़ नहीं सकता, ऐसा हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। तो कब करते हैं? जबकि हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन यहाँ कवि ने कैसे प्रयोग किया? यहाँ इस अर्थ में नहीं प्रयोग किया है, यहाँ संदर्भ बदल गया है और यहाँ प्रयोग किया है कि अभी समय बीता भी नहीं। उसको आप हिडन जो अर्थ है, या यूँ कहिए कि कविताओं का अर्थ हमेशा क्या होता है कि पंक्तियों में तो होता ही है, शब्दों में तो होता ही है, दो पंक्तियों के बीच जो खाली जगह होती है ना बच्चों, उसमें भी अर्थ होता है। यहाँ जैसे समय भी नहीं, समय और भी नहीं के बीच में उसने कोई शब्द कवि ने नहीं डाला है, फिर भी वो कहना क्या चाहता है कि अभी समय बीता भी नहीं। बीता शब्द यहाँ पर साइलेंट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसका अर्थ यही है कि अभी समय कुछ बीता भी नहीं, कि अभी हम बड़ी मुश्किल से हमने इसको संभाला है। तो इस तरह से भी आप पदवाक्यों को समझने की कोशिश करिए कि इन पदवाक्यों में कहाँ और कौन शब्द साइलेंट है, जिसका मीनिंग तो आ रहा है लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? अब स्मृतियों को मैंने अभी आपको बताया था कि स्मृति को पाथेय बनाना, पाथेय वो होता है जो खाना हम लोग रास्ते के लिए ले जाते हैं। जैसे आप भी कहीं स्कूल जाते हैं तो आप टिफ़िन ले जाते हैं, तो उस टिफ़िन में जो खाना आप क्या होता है कि आप ले गए और जब टिफ़िन इंटरवल होता है तो आप खाना खा लेते हैं और फिर आगे का क्लास आप कर पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कोई यात्री जो होता है, खासतौर से मजदूर लोग जो होते हैं, जब कहीं जा रहे होते, दूर जा रहे होते, आप देखिएगा तो एक गठरी सी बांध लेते हैं और वो पाथेय होता है। रास्ते में रुक करके अपनी पूरी यात्रा करने से पहले बीच में उसे खा लेते हैं ताकि वो आगे का रास्ता तय कर सकें। बिल्कुल उसी तरह से अगर जीवन को पूरा रास्ता हम मान लें कि कवि का जीवन एक पूरा रास्ता है, तो उसके लिए वो स्मृतियाँ क्या है? वो पाथेय है। उसकी अपनी सुखद स्मृतियाँ, उसकी अच्छी स्मृतियाँ जो थोड़े समय के लिए उसके जीवन में आई थी, वो क्या हुआ? वो पाथेय हो गया। तो यहाँ एक पूरा का पूरा बिंब तो है ही, प्रतीकात्मक ढंग से कवि यह बता रहा है कि पाथेय उसकी स्मृतियाँ हैं। फिर कुछ पंक्तियां हैं जिसका भाव में हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही, इसलिए उस पर मैं नहीं आऊँगी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि जो पुरानी बातें थीं वो बहुत अच्छी तो नहीं थीं, थोड़े समय के लिए अच्छा जीवन था। उन थोड़े से समय के अच्छे जीवन को हम पूरे समय में कैसे बदल सकते हैं? तो इसलिए बहुत मुश्किल है उस थोड़े से समय की स्मृतियों को, उस थोड़ी सी अच्छी बातों को कहना आपके सामने, इसलिए वह कहता है कि उसके बारे में कहना मुश्किल है। एक अर्थ इसका ये भी लिया जा सकता है कि इसलिए भी कि वह संभवतः उसके जीवन का प्रेम था, उसके जीवन में बहुत कम समय के लिए प्रेम आया और उस प्रेम भरी अनुभूतियों को, स्मृतियों को वह आपके सामने नहीं रखना चाहता है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए।
आप इसके बारे में लिखते समय ज़रूर यह कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने जो शब्द बताए, इन शब्दों की विशेषता तो बताइएगा, प्रतीकात्मकता ज़रूर बताइएगा, बिंबात्मकता ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यह भी कोशिश करिएगा कि छायावाद के अन्य कवियों की तुलना में जयशंकर प्रसाद की भाषा की कौन सी विशेषता दिखाई पड़ रही है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता में बिंबात्मकता तो है, प्रतीकात्मकता बहुत दिखाई पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, तो जो कि अन्य कवियों में आपको शायद सुमित्रानंद पंत में इतना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये उनकी विशेषता है। और प्रकृति चित्रण का एक अलग ही स्वरूप यहाँ दिखाई पड़ेगा। सुमित्रानंद पंत के यहाँ भी प्रकृति चित्रण आया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ भी प्रकृति चित्रण आया, लेकिन उनके यहाँ एक अलग रूप में आया है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यहाँ तो प्रकृति का सीधा सीधा वर्णन भी आया है, केवल उद्दीपन के रूप में नहीं बल्कि आलम्बन के रूप में, आधार के रूप में प्रकृति आई है। और सुमित्रानंद पंत के यहाँ भी आया है, लेकिन इनके यहाँ ज़्यादातर एक बिंबात्मकता के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में आया है। कवि ने सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता के किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो एक जगह पर जहाँ आया है कि जो मिला कहाँ हुआ सुख जिसका जब मैं स्वप्न देखकर जाग गया, तो उस पंक्ति का जिक्र किया गया है यहाँ पर। आप चाहें तो कर सकते हैं कि वहाँ पर उसे याद आता है, अपने जीवन के वो सपने याद आते हैं। साथियों, हमने बहुत सी बातों पर आपसे चर्चा की। आपको पता चल चुका होगा कि भाषागत विशेषताएं तो आप इनकी ज़रूर ही समझ पाए होंगे, साथ ही आप यह भी जान पाए होंगे कि बहुत सी जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, आप सब जानते हैं, उनके जीवन का अनुभव था। अभी आप पढ़ते होंगे 11वीं कक्षा में ही आलो आंधारी, जो बिल्कुल सामान्य सी एक घरेलू सहायिका है, उसकी आत्मकथा है आलो आंधारी, एक घर में काम करने वाली स्त्री की आत्मकथा है, और उसको हम लोगों ने पाठ्यक्रम में भी लगाया हुआ है। तो ऐसी आत्मकथाएं, एक तो महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं, दूसरे बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों की आत्मकथाएं, और किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्तियों की आत्मकथाएं। इन सारी आत्मकथाओं को पढ़ते हुए आप यह जरूर कोशिश करिएगा जानने की कि आखिर इनमें अंतर क्या है। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की आत्मकथा और बिल्कुल जिसको आप कहते हैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा, महान व्यक्तियों की आत्मकथा, या फिर किसी क्षेत्र विशेष की व्यक्तियों की आत्मकथा। जैसे जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे कि आलो आंधारी के साथ साथ हमने चोला टांकियाँ वाला हरभजन सिंह का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखते समय अपनी कविता यात्रा को लिखने की कोशिश की है कि कविता लिखते समय कब और कौन कैसे उनके जीवन में कविताएं। आप भी यह कोशिश करिए, आप भी लिखिए। इस आत्मकथ्य कविता को पढ़ते हुए अपने अनुभव और साथ ही अपने जीवन के बारे में लिख करके कोशिश करिए, और हमें भी भेजते रहिए। अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को भी लिखकर दिखाते रहिए। आज इतना ही।